सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे रिवीजन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस तक कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल नीड और वर्किंग कैपिटल नीड्स आती हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब जो हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं, जो कंपनियां पैसे का इस्तेमाल करती हैं, जो सोर्सेस होते हैं जहां से रेज करती हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें हम लोग 3 हिस्से में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जिसमें हम समय की बात करेंगे कि लंबे समय के सोर्स कौन से होते हैं, अगर किसी कंपनी को कम समय के लिए पैसा चाहिए तो कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल करेगी। और दूसरा हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक। तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, एक तो मालिक का पैसा और एक उधार लिया हुआ पैसा। ओनर्स फंड होता है जो बिजनेस का खुद का अपना पैसा होता है, जिसको उसको लौटाना नहीं पड़ता। और बोरोड फंड्स होता है जो बाहर के लोगों से उसने मांगा होता है और एक ना एक दिन उसे लौटाना पड़ता है। और एक और हम सोर्स के बारे में बात करेंगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, की वो जो पैसा जनरेट किया है वो इंटरनल सोर्स से किया है कि एक्सटर्नल सोर्स से किया है। ठीक है, तो ये हम तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। जो पहला सोर्स है, अगर आपको एक बार फिर से दिखाऊं तो ये वाले की बात करेंगे हम, कि ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें हमने 3 कैटेगरी होती है। एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है, एक मीडियम टर्म सोर्स होता है और एक शॉर्ट टर्म सोर्स होता है। देखिए, कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है ना, अगर लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत है, तो ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं ना, एक्सट्रीम लेफ्ट पे स्क्रीन के अपने, ये होते हैं, ये तरीके हैं जिनसे पैसा कंपनी को मंगाना है और मंगाती है। कौन कौन से हैं वो तरीके? एक तो इक्विटी शेयर्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को लौटाना नहीं होता, तो ये कभी लंबे समय के लिए यूज हो सकता है। इसी तरह से रिटेन अर्निंग्स, जो पैसा बिजनेस ने अपने आप रोक लिया फर्म के अंदर ही, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो पैसा है जो फर्म ने अपने ही पैसे को रोक लिया, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था उसमें से पूरा ना डिस्ट्रीब्यूट करके कम डिस्ट्रीब्यूट किया है और कुछ पैसे अपने लिए रख लिए और उसको बिजनेस में वापस लगा दिया। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जिसमें प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, पहले डिविडेंड दिया जाता है और इसमें एक टाइम लिमिट होती है, उतने समय के बाद आपको पैसे लौटाने होते हैं। अब अच्छी बात ये है कि ये 20 साल तक के लिए हो सकता है, तो ये भी बहुत लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। अगर मान लो 3 साल 4 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म के उसमें आ सकते हैं कैटेगरी में। इसमें कंपनी पैसे उधार लेती है लंबे समय के लिए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि लंबे लंबे समय के लिए पैसे को रेज किया जाता है। फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जब कोई कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे रेज करती है ना, बैंक बैंक से लंबे समय के लिए करती है, 5 साल 8 साल 10 साल, ठीक है, तो इससे ये। और फिर है लोन फ्रॉम बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एलआईसी हो सकती है, ठीक है, यूटीआई हो सकती है, और लोन फ्रॉम बैंक बैंक हो सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा कहीं फर्क है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियली डील करते हैं, लोगों से पैसे लेना देना ये काम करते हैं वो लोग। और लोन फ्रॉम बैंक तो आप समझ ही रहे हो, बैंक से लोन लेना। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आता है यहाँ पे मीडियम टर्म फंड्स। अब मीडियम टर्म में क्या होता है, कम समय के लिए, ठीक है। इसको जैसे लोन फ्रॉम बैंक, ये मीडियम टर्म के लिए ले सकते हो आप, कम समय के लिए, ना ज्यादा ना कम, 1 साल से ज्यादा, 4 साल से 3 साल से कम। इसी तरह से लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिया जा सकता है। और पब्लिक डिपॉजिट्स भी होता है, एक पब्लिक डिपॉजिट ऑप्शन होता है जिसमें कंपनियां पैसा रेज कर सकती हैं जनरल पब्लिक से, ठीक है। ये भी कम समय के लिए होता है। और लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग आपको पता है, मैंने पढ़ा चुका हूँ अब। लीज फाइनेंसिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी की प्रॉपर्टी या कोई भी चीज लीज पे ले सकते हो, एग्रीमेंट करके कुछ समय के लिए, ठीक है। जैसे मान लो इसमें टाइम लिमिट होती है, तो आप उतने समय तक यूज करोगे, खुद ओनर बन जाओगे और उसके बाद उसको हैंड ओवर कर दो। तो लीज फाइनेंसिंग भी हम ले सकते हैं। और फिर आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, फैक्टरिंग, ये भी एक तरीका है। बैंक से पैसे ले सकते हो, कमर्शियल पेपर से पैसे ले सकते हो। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। ट्रेड क्रेडिट उधारी होती है, जब कोई कंपनी उधार लेती है। तो एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। Yes, Yes. sir. Yes, ठीक sir. है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 3 पढ़े थे ना हमने, देख सकते हो, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड पढ़ा था, एक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ा था, और एक ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन पढ़ा था। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करूं तो एक ओनर्स फंड होता है और एक बोरोड फंड होता है।
अब आप कहेंगे सर ओनर्स फंड क्या होता है, तो ओनर्स फंड में दो ही चीज होती है जो बिजनेस की अपनी खुद की होती है। एक तो इक्विटी शेयर्स, जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसे रेज करती है तो वो उसकी अपनी अपने मतलब अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है इस पैसे को लौटाने के लिए, तो इसीलिए इसको ओनर्स फंड कहा जाता है, बिकॉज कंपनी कैन यूज दिस मनी इन वॉट एवर मैनर इट वॉन्ट्स टू। ओके, और जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर डिविडेंड दिया जाए। और रिटेन अर्निंग तो वो पैसा है जो कंपनी के प्रॉफिट में से रोक के रखा गया है, तो ये तो एकदम पूरी तरह से इसको कभी लौटाना ही नहीं है, ना इक्विटी शेयर्स को कभी लौटाने की जरूरत है ना रिटेन अर्निंग्स को। ये वो पैसा है जो आप हमेशा लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसीलिए ये मालिक का अपना पैसा माना है। लेकिन बोरोड फंड जो होता है ना, ये हमें लौटाना होता है एक ना एक दिन। ऐसा नहीं है कि ये आपका हमेशा परमानेंट हो जाएगा, नहीं, आपको आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा। जैसे डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स आप उधार के तौर पे लेते हो गिरवी रख के एसेट, तो इसमें आपको बताना पड़ता है कि कितने दिन बाद लौटाओगे, तो इसीलिए ये बोरोड फंड, उधार लिया हुआ पैसा है। इसी तरह से लोन फ्रॉम बैंक भी उधार लिया हुआ पैसा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उधार लिया हुआ पैसा है, LIC से, UTI से, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पैसा प्रोवाइड करता है। पब्लिक डिपॉजिट्स भी उधार लिया हुआ पैसा है जनरल पब्लिक से, इसको आपको लौटाना पड़ता है। लीज फाइनेंसिंग भी आपको कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो आपको ये पैसे आज नहीं तो कल लौटाने पड़ेंगे, मतलब जो भी प्रॉपर्टी लिया है आप, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको आपको वापस आपकी ओनरशिप चली जाएगी, वो दूसरा ले लेगा उसको। और लास्ट में कमर्शियल पेपर है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कमर्शियल पेपर एक ऐसा तरीका है जिससे पैसा रेज करती है। आगे चल के हम कमर्शियल पेपर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे जो कंपनियां रेप्यूटेड कंपनियां हैं वो कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं, ठीक है, और बहुत कम समय के लिए करती हैं। ये आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर इसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 साल से कम का होता है, ठीक है, तो 90 to 1 ईयर तक का होता है कमर्शियल पेपर, और रेप्यूटेड कंपनियां इसको रेज करती हैं, ठीक है। तो ये तो था सर हमारा प्रोसेस ऑफ ओनरशिप। हाँ बोलो। सर ऑनर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। ओनर शेयर्स में, हाँ ओनर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर्स देखो, ओनर्स फंड में प्रेफरेंस नहीं आते, क्योंकि उसको तो लौटाना पड़ता है, लेकिन वो बोरोड भी नहीं आते। ओनर्स फंड सिर्फ मालिक का पैसा है, और प्रेफरेंस शेयर मालिक का पैसा नहीं होता है ना, उसको 20 साल बाद लौटाना, 20 साल से पहले लौटाना पड़ता है। किसने पूछा अभी? सर सान्या। ठीक है, बुक में कहीं दिया हुआ है क्या ओनर्स फंड में? यस सर। देखो मैं आपको बताऊं टेक्निकली, देखो ओनर्स फंड वो फंड्स होता है जो ओनर का हो, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर्स फंड की कैटेगरी में आता है। प्रेफरेंस शेयर नो डाउट हम कल को उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन चाहें तब, और जब तक प्रेफरेंस है यू हैव टू रिटर्न इट बैक वन डे और द अदर। तो इसीलिए मैंने उसको इस कैटेगरी में जानबूझ के नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदा होता है, और एक उसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, और ये पैसे हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लौटाने पड़ते हैं, तो वो ओनर्स का फंड नहीं माना जाएगा, वो उसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन वन डे और द अदर हमें लौटाना होता है, तो इसीलिए उसको इस कैटेगरी में मैंने नहीं लिया, ठीक है। ओके सर। और कौन सी बुक में है ओनर्स फंड, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स फंड वाले टेबल में? सर R K सिंगला वाली बुक में है। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं, मैं काफी सोचा इसमें, मुझे नहीं लगता कि इसको ओनर्स फंड में होना चाहिए। देखो ओनर्स फंड वो होता है जो फॉर्म का अपना हो, और प्रेफरेंस शेयर्स अपना नहीं है, उसको वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक समय के बाद उसको लौटाना पड़ता है, ठीक है, तो इस सेंस में मैंने उसको नहीं रखा। और बोरोड फंड्स उधार लिया जाता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, और शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर शेयर होल्डर्स फंड लिखा होता तो मैं लिख देता उसको, बिकॉज इट हैज टू बी रिटर्न after a particular period of time, hence it cannot be the fund of owners because they have to return it someday or the other, तो उसको हम उस कैटेगरी में नहीं लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड की कैटेगरी में आता है वो, उसमें ये दोनों भी आते हैं। अब आ जाता है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटरनल होता है जो अंदर का पैसा, अब अंदर का पैसा इक्विटी शेयर भी है और रिटेन्ड अर्निंग भी है,
और एक्सटर्नल सोर्स होता है बाहर का पैसा। तो इक्विटी शेयर अंदर का पैसा है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर, हेंस इट इज इंटरनल सोर्स। रिटेन्ड अर्निंग भी बिजनेस का अपना खुद का है, तो रिटेन्ड अर्निंग भी आ जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स जो है, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से होते हैं, जो बाहर के पैसे हैं, जैसे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और लोन फ्रॉम बैंक, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, ये बाहर का पैसा है प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें हमें बोरोइंग का नहीं देखना है, बस इंटरनल एक्सटर्नल देखना है। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग। इज इट क्लियर? लेट मी यस नो। सर। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया हमारा टेबल। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड लेते हैं। अब अगर मैं, जैसे मैं एकदम स्टार्टिंग में जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ये वाला, तो इसमें ना हम लोग जैसे पहले इक्विटी शेयर की बात करेंगे, फिर प्रेफरेंस की, मतलब ऐसे एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस था। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जिसमें पैसा रेज किया जाता है कम से कम 5 साल के लिए। अगर 5 साल से ज्यादा के लिए किया गया है, 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए किया गया है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मानेंगे, ठीक है। किसी भी पैसे को अगर आपने एसेट खरीदने में लगाया 5 साल या उससे ज्यादा, तो इट विल बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है शेयर होल्डर से रेज करने में किया जाता है, डिबेंचर होल्डर से किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और रिटेन्ड अर्निंग से। वो मैंने चार्ट में आपको दिखा दिया था, ये रहा चार्ट। तो अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इन सब के थ्रू हम लोग लेते हैं। अगर हम बात करें मीडियम टर्म की, तो मीडियम टर्म फाइनेंशियली जो है 1 से 5 साल के बीच में लिया जाता है, ठीक है। कई लोग 3 to 5 बोलते हैं, मतलब 1 to 3 भी बोलते हैं, बट हम लोग इसको 1 से 5 साल के अंदर जो होगा दैट विल बी टर्म्ड एज मीडियम टर्म। ज्यादातर जो 1 से 5 साल के लिए पैसा लिया जाता है ना, अक्सर देखा गया है कि उसको मॉडर्नाइज, बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो यूजुअली हम लोग उसको रेज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सा तरीका है जिससे हम लोग रेज करेंगे, तो ज्यादातर हम जो रेज करते हैं डिबेंचर होल्डर से करते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को 1 साल से ज्यादा के लिए लेना पड़ता है, लेकिन आप उसको 3 साल 4 साल में भी लौटा सकते हो, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस 1 साल के बाद कभी भी लौटा सकते हो। तो इसीलिए डिबेंचर होल्डर ऑप्शन आ जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो पैसे देते हैं, अगर आप 4 साल के लिए लेना चाहते हो तो वो लोग प्रोवाइड करा देंगे, और 10 साल के लिए भी लोगे तब भी दे देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और मीडियम टर्म भी हो सकता है। इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स भी हैं और पब्लिक डिपॉजिट्स भी हैं। तो सोर्सेस समझ गए कौन कौन से हैं? डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। क्या प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है? सोच के बताओ। सर क्या? क्या प्रेफरेंस शेयर मीडियम टर्म हो सकता है? आंसर है हाँ, हो सकता है, क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर को भी तो 4 साल में लौटा सकते हैं, नहीं है कि नहीं? यस सर। प्रेफरेंस शेयर को भी तो तीन यस। साल के लिए भी लिया जा सकता है। जैसे मान लो आपने पैसा रेज किया प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू और 3 साल के बाद लौटा दिया, तो ये भी तो मीडियम टर्म में आएगा, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो पैसा होता है जो 1 साल या उससे कम के लिए होता है, और वर्किंग कैपिटल माना जाता है, क्योंकि हम डे टू डे कोई सामान खरीदते हैं, मजदूरी देते हैं, वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, किराया देते हैं, तो उसमें यूज होता है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का इस्तेमाल कौन कौन से के थ्रू किया जाएगा, तो हम लोग कोई, मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो एक्टिविटी है जिसमें हम 1 साल या उससे कम के लिए यूज करते हैं। तो आप देखो वो चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए शॉर्ट टर्म में एक तो ट्रेड क्रेडिट हो सकता है, फैक्टरिंग हो सकता है जिसमें हम लोन दिलवाते हैं एग्रीमेंट करा के, और बैंक हो सकता है, और कमर्शियल पेपर हो सकता है। ये सब के सब 1 साल या उससे कम के लिए किए जाते हैं, तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म के लिए आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो देखो ओनर्स फंड या ओनरशिप कैपिटल, इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, पार्टनर्स और द शेयर होल्डर्स एज द केस में। कह रहा है ओनर्स फंड या ओनरशिप कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर ने दिए हो, यानी कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर देते हैं तो वही रियल ओनर है,
और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स देते हैं। तो इसको हम लोग या शेयर होल्डर्स कह सकते हो। तो शेयर होल्डर्स का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इन लोगों के पैसे को हम ओनर्स फंड कहते हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कंपनी फाइनेंस। ये दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो हम लोग ओनर्स फंड की कैटेगरी में रखते हैं। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब सवाल ये आता है कि यस। ओनर्स फंड के फीचर्स क्या हैं। देखो सबसे पहले ना इसकी जो ओनर्स फंड होता है ना, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे रिटेन्ड अर्निंग हो, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। मतलब रिस्क कैपिटल है ओनर्स फंड। इक्विटी बहुत ज्यादा रिस्क है, इक्विटी की बात चल रही है। ऑल द रिस्क विथ रिगार्ड टू द एंटरप्राइज लाइज ऑन द shoulders of the owners and hence their capital bears all the risk। अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है ऑन फॉर शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर है अपने कंधे पे सारा रिस्क ले लेता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर बिजनेस को लॉस होगा तो मुझे डिविडेंड मत देना, और अगर प्रॉफिट होगा तो भी आप डिसाइड करोगे तभी लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। आपको पता होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है नहीं देना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर। और ये रियल ओनर है। अगर कल को बिजनेस बर्बाद हुई ना तो इनके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई भी एसेट गिरवी नहीं ले रखा है, और सबसे लास्ट में इन्हीं को पैसा मिलेगा। तो दे आर द रियल ओनर्स। इसीलिए हम बोलते हैं रिस्क कैपिटल माना जाता है। इन्होंने सबसे ज्यादा रिस्क ले रखा होता है। और दूसरी बात यह है कि इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए ओनर्स फंड सब परमानेंट कैपिटल माना जाता है। इस कैपिटल को बिजनेस को कभी लौटाना नहीं होता फ्यूचर में। तो बिजनेस जो है इक्विटी शेयर्स को हमेशा लाइफ टाइम तक के लिए रख सकती है। दूसरी बात है, इक्विटी शेयर्स में ना सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स रेज करती है पैसे, तो उसको अपने एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो प्रेफरेंस भी लेती है तब भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिबेंचर्स लेती है तो उसको गिरवी रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि इसमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है ओनर्स फंड में, चाहे वो रिटेन्ड अर्निंग हो चाहे इक्विटी शेयर्स। और चौथा, इट प्रोवाइड्स द राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। ये मदद करता है हमारे कंट्रोल करने में बिजनेस को। क्यों? क्योंकि आपको डिविडेंड लेना है, देना है, नहीं देना है, ये आपकी मर्जी होती है। तो आसानी से आप बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। और बैड बुरे समय पे ना आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स ही काम आएंगे, बिकॉज वो लोग हर समय रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। दे आर दोज पीपल हु आर ऑलवेज ready to take huge risk। Okay, whenever the business is in great trouble, these people will stand by you। कंपनी के साथ खड़े होंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि इनका भी जो हिस्सा है वो स्टेक पे लगा हुआ है। तो इनकी मजबूरी है। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया समझ में? सर। यस सर। हाँ बोलो। सर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें भी वो डिसीजन लेते हैं ना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होंगे, तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स तो डिसीजन नहीं ले सकते। बात सही है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि देखो कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो लाखों भी हो सकते हैं और कई हजार भी हो सकते हैं। तो अगर ये सभी लोग जाके बैठ के और मीटिंग करेंगे तो कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा, ये भी आप लोग भी जानते हो। तो इसीलिए होता है क्या है कि ये जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये सब मेंबर्स होते हैं कंपनी। ठीक है, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और ये लोग मिल के ना कुछ खास लोगों को चुनते हैं बड़े पद पे, और वो लोग डिसीजंस लेते हैं जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जितने भी मेंबर्स हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, हो सकता है लाखों में हो, तो वो सभी जने मिल के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है कंपनी को। तो जब भी कोई बड़े फैसले लेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा। और ये माना जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो फैसला लिया है सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको अग्री करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो बिजनेस अच्छा नहीं करती है, कल को अगर कोई बिजनेस लैग कर रही है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ही गाज गिरेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेंगे इन जिन लोगों को हमने चुना था ये सही नहीं निकले, इन्होंने फैसले गलत लिए, इनको हटाओ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीईओ को चुनते हैं। जो हम सीईओ होते हैं ना, सीईओ किसको बोलते हैं? कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो सीईओ होते हैं, देखा होगा आपने हर कंपनी के सीईओ, तो उनको भी चुनने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं। आ गया समझ में? यस सर। इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा कि इट प्रोवाइड्स द राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। यानी ओनर्स फंड अधिकार देता है
कि मैनेजमेंट किया जा सके और बिजनेस पे कंट्रोल किया जा सके। अब ये अधिकार कैसे देते हैं? ये अधिकार कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को चुन के देता है कि आपको जो फैसला लेना है हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको जो फैसला लेना है आप हमारे बिहाफ पे फैसला ले सकते हो। ठीक है, तो वो लोग फैसला लेते हैं और कंट्रोल करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। और आगे चल के जब आप लोग सीए करेंगे, सीएस करेंगे ना, तो आप डायरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कई तरह के डायरेक्टर होते हैं। एक डायरेक्टर तो मेंबर में से भी होता है, जैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्हीं में से एक बंदा चुना जाता है। तो इसमें भी बड़े रूल है। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के किसी को भी चुन लेते हैं, इसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कई तरह के डायरेक्टर होते हैं। और कितने डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी में? मैक्सिमम 50। 50? सर 15। 15? सर 50? 15। 15 होते हैं। 50 तो पार्टनरशिप में होते हैं। ठीक है। अब आ जाता है यस। बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स उधार लिया हुआ पैसा होता है। जब भी कंपनी उधार लेती है, लोन के थ्रू लेती है पैसे को, तो उसको हम बोरोड फंड्स बोलते हैं। इट मे बी फ्रॉम डिबेंचर होल्डर से भी हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट से भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है। क्या एलआईसी से कोई कंपनी पैसे ले सकती है? तो आंसर है हाँ, ले सकती है। इसी को तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और कमर्शियल बैंक से भी कई बार कंपनियां उधार लेती हैं। तो जब भी कोई कंपनी उधार लेगी तो उस पैसे को एक तो उसको लौटाना होगा। इसकी देखो फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो बोरोड फंड्स की खास बात क्या होती है कि ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। मतलब एक समय होती है इसकी। जैसे मान लो कोई कंपनी बोरोड फंड लेगी तो पहले ही बताना पड़ता है कि 8 साल, 10 साल, इतने साल के बाद हम लौटाएंगे। दूसरा है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है इसमें, है ना। अगर बिजनेस को लॉस होगा तब भी देना है। इसमें ये नहीं होता है कि लॉस होगा तो नहीं देंगे। लॉस होगा तब भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लोग एसेट उठा के चलते हुए। सी पार्ट है चार्ज ऑन एसेट्स। वही मैं मॉर्गेज की बात कर रहा था। जब भी कोई कंपनी बोरोड फंड्स लेती है तो उसको गिरवी रखना पड़ता है अपने एसेट्स। तो जब भी याद रखना, बोरोड फंड्स में जो भी मैंने कैटेगरी बनाई, यहाँ पे देखो आपको बोरोड फंड्स का दिखाता हूँ कैटेगरी जो मैंने लिख रखी थी। यहाँ पे देखो बोरोड फंड्स में डिबेंचर है, लोन फ्रॉम बैंक है, लोन। इन सब में आपको एसेट गिरवी रखना पड़ता है। कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको पैसे को ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये है, ये चार्ज ऑन एसेट्स है। और लास्ट है नो शेयरिंग ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट। इसमें ना मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप देखोगे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोग डिसाइड नहीं करते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन रहे। ठीक है। ये लोग अपना कोई हिस्सेदारी नहीं निभाते। इनको बस अपने इंटरेस्ट से मतलब है और अपना जो भी टाइम लिमिट है उसमें उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। दैट्स इट। दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द डिसीजंस द कंपनी इज मेकिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। ओके। नाउ एक लास्ट वाला था हमारा, सोर्स ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। एक बेटा इंटरनल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स होते हैं कि जो अंदर के लोग। तो ये अंदर के लोग कौन कौन से हैं? एक तो देखो इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स अंदर के लोग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आपके सुख दुख के साथी होते हैं। और जब भी आपका पैसा, मतलब अगर बिजनेस में आपको डिविडेंड नहीं देना है तो इनको मना भी कर सकते हो, मानना पड़ेगा इनको। तो ये रियल ओनर इन्हीं को इसलिए बोला जाता है। फिर है डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस। आप मान लो प्रॉफिट ज्यादा बच गया तो इनको वापस लौटा दिया जाता है, ये भी एक बेनिफिट है। इनको डिविडेंड ज्यादा दिया जाता है, पहले से रेट फिक्स नहीं होता। और रिटेन्ड अर्निंग तो समझ ही गए होगे, ये वो पैसा है जो हमने प्रॉफिट में से बचा के रख लिया था। तो ये तो ऑटोमेटिकली ही इंटरनल सोर्स हो गया, क्योंकि अंदर का ही तो पैसा लगा है, बिजनेस का ही पैसा हमने लगा दिया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की। ये वो सोर्स है जो बाहर का पैसा है। तो इट रिफर्स टू दोज फंड्स दैट आर रेज्ड आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर से पैसा रेज किया गया है। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये बाहर के पैसे हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो ये बाहर से लिए गए हैं। यहां तक आ गया? यस सर। यस। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको किया जाएगा। अब आपको नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब देखो, जब कंपनी चॉइस करती है कहाँ से पैसे लेने हैं, तो बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस होते हैं। बिजनेस कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारी जगह से ले सकते हैं। शेयर्स से ले सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। रिटेन अर्निंग से पैसा रेज कर सकते हैं जो प्रॉफिट बचा है। डिबेंचर एक अच्छा ऑप्शन है। लोन से भी ले सकते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से भी ले सकते हैं।
तो ईच ऑफ देम हैविंग इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देखो जो भी ऑप्शन अभी मैं हमने बात की है ना, सबके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान है। तो कुछ के कुछ कहीं कहीं फायदा है, कहीं कहीं नुकसान है। जैसे अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर से लोगे तो जिंदगी भर के लिए पैसा है, लेकिन नुकसान ये है कि आपको हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा, और मतलब आपको लंबे समय तक डिविडेंड देते रहना पड़ेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी पैसे रेज कर ले और 5 साल 10 साल के बाद उसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, तो वो तब उसके बाद भी इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर यही चीज उधार होता, डिवेंचर्स होते, तो हम ये पैसे को लौटा दिए होते। तो इसमें पैसा हम लौटा नहीं सकते। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि शेयर्स, अब देखो इशू ऑफ शेयर्स जो है ना, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो एक यूनिट तय करता है। जैसे कंपनी को एक यूनिट तय करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पार वैल्यू, शेयर्स। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। देखो यही इसकी डेफिनेशन है कि शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है उसका एक शेयर है, यानी कि यूनिट है एक। जैसे मान लो कंपनी ने तय किया कि एक शेयर का दाम 1,000 रुपए रहेगा। ठीक है, तो अगर कंपनी में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं तो कितने शेयर होंगे कंपनी? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि एक शेयर का दाम 10,000 होगा, 10 लाख वो होगा, 1,000 रुपए होगा, और कंपनी के पास 10 लाख रुपए है, तो देखो 10 लाख में दिखा रहा हूं आपको, ये 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब 10 लाख रुपए में एक शेयर का दाम कितना है? 1,000, तो डिवाइडेड बाई 1,000 कर देते हैं। तो कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे स्टूडेंट? कितने होंगे? 1,000। कैसे किया मैंने? 10 लाख डिवाइडेड बाई 1,000, तो मेरा आंसर आ गया। अगर यही 1 करोड़ होता तो, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 1 करोड़, मान लो कंपनी में 1 करोड़ रुपए है और एक शेयर का दाम 1,000 है, तो डिवाइडेड बाई 1,000 कर देते। तो कितने शेयर्स होंगे? 10,000 शेयर्स होंगे कंपनी। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। यस। तो इसीलिए बोलते हैं कि अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर वो शेयर होता है जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब दोज हु सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैंने बताया, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा होता है ना कंपनी का, वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं और उन्हीं को हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो जिन लोगों ने शेयर, जैसे मान लो आज आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हो, मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। इसके लिए बस आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अगर आप मान लो, और एज लिमिट तो है ही ऑब्वियसली, तो आप अगर मान लो शेयर्स खरीदते हो तो आप उसी दिन मेंबर बन जाओगे, और आपको ओनरशिप, मतलब आप ओनर ऑफ अ कंपनी कहलाने लगोगे। तो जैसे मान लो अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो मैं उसका मेंबर बन जाऊँ। हेंस शेयर्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ओनरशिप सिक्योरिटीज। इसीलिए शेयर्स को हम लोग ओनरशिप सिक्योरिटीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितने तरह के शेयर्स होते हैं। तो देखो शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स की खास बात ये होती है कि इनके पास कोई स्पेशल या प्रेफरेंस नहीं होती है डिविडेंड को लेके। मतलब अगर मान लो कंपनी डिविडेंड देती है, हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, तो इनको जरूरी नहीं है कि डिविडेंड दे, मना भी कर सकती है देने से। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बियरर्स। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, और इन्हीं को रियल ओनर कहा जाता है, क्योंकि इनको जितना उधार है सब पे करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बच जाता है तो इन लोगों को वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होता है। अगर कंपनी के पास पैसे की जरूरत नहीं है और पैसा ज्यादा हो गया तो इनको उसका रिवार्ड भी दे सकती है। और कंपनी, द अमाउंट रेज बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। जो पैसा कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज किया है उसी को हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब देखो एडवांटेज क्या है यस। इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी शेयर्स का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सूटेबल फॉर रिस्क टेकर्स। जो लोग खतरों के खिलाड़ी हैं उनके लिए एकदम बढ़िया है। जैसे मान लो आप में से, अपनी क्लास में से कई बच्चे ऐसे हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। भाई रिस्क लेने दो, चलो देखी जाएगी, प्रॉफिट तो होगा। अब जैसे मैंने अगर आपको बोला कि यार डिविडेंड के, इक्विटी शेयर्स के ऊपर कम से कम 15% का डिविडेंड मिले, तो अपनी क्लास में कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि पहले कैलकुलेशन करेंगे कि सर अगर मान लो ऑन एन एवरेज 15 से 20% अगर हमें डिविडेंड मिलता है, तो
6 से 7 साल में हमारे पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। गिन के देख लो आप, 15 6 जा 90, और ठीक है, और 15 7 जा 105। तो अगर 15% भी डिविडेंड मिलता रहा लगातार, तो हमें 6 to 7 years के बीच में हमारा हिसाब किताब हो जाएगा, मतलब हम सारे पैसे हमें मिल जाएंगे डिविडेंड के नाम पे ही सिर्फ। उसके बाद फिर बल्ले ही बल्ले है, उसके बाद तो कमाई कमाई है। तो कई लोग इतना रिस्क लेना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं यार सही है ये तो, इसमें ज्यादा भी मिल सकता है और हो सकता है ना भी मिले 1 2 साल, फिर भी लोग रिस्क ले लेते हैं। तो कई लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है 15% बहुत होता है, 20% बहुत होता है। ठीक है, अगर 20% दे देती है कंपनी तो फिर तो 5 साल में ही सारे पैसे वापस हो जाएंगे, उसके बाद जिंदगी भर आपको फ्री डिविडेंड मिलता रहेगा। तो कई लोग इस तरह का रिस्क लेना पसंद करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है कि नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड। इसमें ना डिविडेंड देने की जिम्मेवारी नहीं है आपके ऊपर। आपको मतलब अगर आप कंपनी हो और आपने इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज किया पैसे, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है कि आप डिविडेंड नहीं भी देना चाहो तो मत दो। इसके लिए फिर आपके लिए बर्डन नहीं है, मतलब आपके एसेट्स स्टेक पे नहीं है, गिरवी नहीं रखे। फिर तीसरा है परमानेंट कैपिटल। जो ये पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू कंपनी ने रेज किया है, दैट मनी इज परमानेंट। ओके, यू डोंट हैव टू रिटर्न इट। आपको कभी लौटाना नहीं होगा, तो आप इसको आराम से अपने हिसाब से प्लान करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? लेट मी नो। यस सर। फोर्थ वाला पॉइंट है प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दिनेस टू द कंपनी। इसमें क्या होता है कि कंपनी विश्वास विश्वास कर सकती है, क्रेडिट वर्दिनेस हो जाती है। जो कंपनी इक्विटी शेयर ज्यादा रेज कर लेती है ना, उस पे बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। रीजन क्या है कि इसको पैसे लौटाने नहीं है। तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि यार ये कंपनी ने इतने सारे इक्विटी शेयर से पैसे रेज किए, इसका मतलब इसमें दम है, इस पे लोग विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि इक्विटी शेयर्स तभी लोग होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, और आप इस पैसे को कभी आपको लौटाना भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस पे विश्वसनीयता बढ़ती है कंपनी। और पांचवा फायदा इसका है नो चार्ज अगेंस्ट एसेट। आपको कोई एसेट को गिरवी नहीं रखना है, तो इसलिए इसका सबसे बड़ा फायदा। और लास्ट, दे हैव वोटिंग राइट्स। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है। तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी चुनना है तो डेमोक्रेटिक तरीके से सब जने वोट देंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जाएगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ चुनेंगे। तो जो भी फैसले होते हैं मिल बैठ के किए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान, इसमें जो इनकम होती है ना, फिक्स नहीं होती है, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है प्रॉफिट होने के बाद भी ना मिले, हो सकता है कि कम प्रॉफिट होने के बाद भी मिल जाए। तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान। फिर दूसरा है हाई कॉस्ट। जो कंपनी है, अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर रेज किया है तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादा डिविडेंड अनाउंस करना पड़ता है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो इक्विटी शेयर वालों को ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है। और तीसरा है डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। अगर शेयर होल्डर्स बार बार आते रहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स नए बनते रहेंगे, तो इसमें जो कंट्रोल होता है, जो जो शेयर होल्डर्स पुराने वाले होते हैं उनका कंट्रोल कम हो जाता है। आप सोच के देखो कि अगर मान लो 1,000 शेयर होल्डर्स हैं तो उनका ज्यादा पावर होगी, लेकिन अगर वही 1 लाख शेयर होल्डर हो जाए तो ज्यादा उनकी वैल्यू कम हो जाएगी उनकी। तो यही है, डायल्यूशन देखने में मिलता है। और लास्ट, कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज से होके उसको गुजरना पड़ता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। यहाँ तक किसी को नहीं आया समझ में तो पूछ सकते हैं।